कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होती हैं, गोल्ड में क्या प्लस माइनस है, प्रॉपर्टी, शेयर सर्टिफिकेट, डिवेंचर, इन सब में क्या प्लस माइनस है, और जो करेंसी हम यूज करते हैं उसमें क्या प्लस माइनस है। हाँ। और इन सब को मिक्स करके इनके प्लस प्लस रख के इनके माइनस को निकाल के जो बनाया गया वो बिटकॉइन है। हाँ जी। नहीं, एक बात और कि कहा जाता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाँ। तो दोनों पहलुओं की बात करें तो सकारात्मक पहलू भी है और नकारात्मक पहलू भी है। एग्जैक्टली। तो बिटकॉइन की अगर हम नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा करें कि इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं या फिर इसके क्या क्या दिक्कतें हैं एज कंपेयर टू फिजिकल करेंसीज। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां किसी चीज का कुछ पॉजिटिव होता है वहां किसी चीज का नेगेटिव होता है। ये करेंसी है, इसके बहुत सारे पॉजिटिव हैं, आपको पता है। आपको अभी तक इसके पॉजिटिव ही पता थे बेसिकली, सही बात। लेकिन जब मैंने इसके नेगेटिव्स बताए तब आपको ध्यान में आया होगा कि हाँ यार, इसमें कुछ नेगेटिव भी है। ऑल्दो वी आर अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, लेकिन अफगानिस्तान जैसी कंट्री या जिम्बाब्वे जैसी कंट्री में जो हो रहा है, तो वहां सोचिए अब नोट का क्या, करेंसी का क्या इशू है। उसी तरह जब हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो ये जो पॉजिटिव्स हैं वो तो एक जगह हैं, नेगेटिव की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो है एक्सेप्टेंस इसका अभी उतना नहीं है एट दिस टाइम। लेकिन जिस तरीके से ये इंक्रीज हो रहा है, जिस तरीके से लोग इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये एक्सेप्टेंस बना रहे हैं। और दूसरा, जैसे ये बियरर है, मान लीजिए आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड खो देते हैं। हाँ जी। तो फिर उसको कोई भी सेल कर पाएगा, वो आपका नहीं रह जाएगा। तो इन एनी केस यूजर आईडी पासवर्ड आपके दिमाग में या आपका कहीं भी वो सेफ रहना चाहिए। और उसके अलावा अब हम थोड़ा सा टेक्निकल बात करेंगे। बिटकॉइन को माइन करना पड़ता है, जैसे हम गोल्ड माइन करते हैं, जमीन से निकालते हैं, उसी तरह बिटकॉइन को भी माइन किया जाता है। वो एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, उसके लिए हम कभी एक सेपरेट प्रोग्राम करेंगे। दो तीन चीजें मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगा सर कि जैसे एज पर माय एक्सपीरियंस कि जैसे अभी हम लोग ने बात किया, तो इसके बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इस बिटकॉइन मार्केट को या फिर जो ये क्रिप्टो मार्केट है, इसको कोई लीड कर ले, या फिर एक इंडिविजुअल या कुछ ग्रुप्स के लोग इसको लीड करके अपने फायदे के लिए इसको यूज कर लें, पहला। दूसरा ये हो सकता, पहले इसका जवाब देते हैं। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अब जैसे इस नोट को सरकार कंट्रोल कर रही है, उसी तरह अगर किसी दिन बिटकॉइन को कोई कंट्रोल कर ले, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, तो उसका मतलब करेंसी और बिटकॉइन में कोई फर्क नहीं रहेगा। लेकिन बिटकॉइन को कंट्रोल करना इजी नहीं है, या मैं ये कहूंगा मेरे एक्सपीरियंस से इसको कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि अब यहाँ हमें थोड़ा सा इसको टेक्निकल में जाना पड़ेगा कि बिटकॉइन काम कैसे करता है। बिटकॉइन बेसिकली बहुत सारे पूरे वर्ल्ड में नोड्स चल रहे हैं। नोड किसे बोलते हैं, जैसे आप एक लैपटॉप लेके बैठे हो, इसको आपने बिटकॉइन के नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया, तो ये एक नोड है। तो पूरे वर्ल्ड में इस तरह के बहुत सारे नोड्स चल रहे हैं, है ना। तो अब मान लीजिए अगर कोई 10 लोग मिलके इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाकी जो 90% नोड है वो वर्ल्ड की किस किस जगह चल रहे हैं वो उनको भी नहीं पता। तो इसको कंट्रोल में करना, अगर आप ये सोचो कि मैं सारे बिटकॉइन खरीद के इसको कंट्रोल कर लूंगा, नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना ज्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है कि किसी के भी बस का, इसी देश के भी बस का मेरे को ऐसा लग रहा है कि जल्दी है नहीं कि इसको वो कंट्रोल कर पाए, पहली बात। दूसरी बात, मैं कहता हूं कि चलिए यूएस जैसी एक कंट्री है, उसने क्या किया, पूरे वर्ल्ड का बिटकॉइन खरीद लिया। वो खरीद सकता है, वो बहुत रिच कंट्री है, या उनका यूएसडी जो है वो पूरे वर्ल्ड में मान्य है, तो वो कितने भी छाप सकते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे छाप के सारा बिटकॉइन खरीद लिया। अब उन्होंने खरीद लिया, अब उनके किस काम का। मान लीजिए बिटकॉइन की $1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन है, $1 ट्रिलियन खरीद दे के सारा उन्होंने बिटकॉइन खरीद लिया। अब वो तो उनके पास है, उनके किस काम के होगा। सही बात। तो काम का कब है, जब वो सर्कुलेशन में रहे, जब उसकी वैल्यू है। हाँ जी, हाँ। अब आप उसको खरीद के आपने रख लिया, रख लो, जब वर्ल्ड वाइड लेवल पे वो सर्कुलेट हो रहा हो, तभी तो कि मतलब अगर एक ही व्यक्ति के पास वो सारी चीज आ जाए
तो वो कोई वैल्यू उसकी नहीं कोई रही। वैल्यू ही नहीं है। तो वो उसको अपना $1 ट्रिलियन खर्च करके सारा बिटकॉइन हाँ। अपने पास रख लेंगे, तो वो कंप्यूटर फाइल है, रख लें। उनका उसके लिए कोई यूजेस नहीं रह जाएगा। तो यूजेस कब है? जब वो सर्कुलेट कर रहा है, जब वो एक्सेप्टेबल है, जब आप कोई काम करते हो उसकी लेबर के बदले में वो एक्सेप्टेबल है, जब आप कहीं मेहनत करते हो उसकी फीस के बदले में वो एक्सेप्टेबल है, तभी तो उसकी कीमत है। दूसरा Otherwise सवाल उसकी सर कोई मैं कीमत ये नहीं। आपसे पूछना चाहूंगा हाँ। कि जैसे अभी हमने बात किया कि इसको लीड कोई करने का प्रयास भी करेगा तो वो नहीं इजीली कर पॉसिबल नहीं है। नहीं, इजीली हाँ। नहीं, वो कर ही नहीं पाएगा। जैसे जो फिजिकल करेंसीज हैं या फिर बॉन्ड्स हैं या फिर शेयर मार्केट्स हैं, इसको कंट्रोल करने वाला कोई है? हाँ, एग्जैक्टली। हाँ। और जैसे आरबीआई कर रहा है करेंसीज की करेंसी फाइनेंस आरबीआई, मिनिस्ट्री अल्टीमेटली हाँ। फाइनेंस मिनिस्ट्री, हाँ। अल्टीमेटली भारत सरकार या किसी भी देश की सरकार, वो उस करेंसी को कंट्रोल करती तो है। क्या कोई रेगुलेटरी बॉडी है इस बिटकॉइन या फिर इस क्रिप्टो मार्केट को मतलब कंट्रोल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, कहीं से तो ये मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ये चल रहा होगा? कुछ तो जरूर कुछ लोग तो जरूर होंगे ना। आप बहुत अच्छा इसके बारे में जो है नॉलेज रखते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको फिर बताना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछा है कि ये कैसे चलता है, ये कैसे ऑपरेट। ऑल्दो आई वांट टू डू अ सेपरेट सेशन ऑन इट, तो मैं इस पे आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ, क्योंकि ये अपने आप में जितनी भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सारे बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं अपने आप में, उन सबको हम डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं। जरूर हम तो अभी लेके आएंगे आगे और भी कार्यक्रम लेके एग्जैक्टली। तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि कि हमारा सवाल ये था सर कि जैसे आरबीआई की हम बात कर लें या अलग अलग एजेंसीज की बात कर लें, चीजों को कंट्रोल करती है और रेगुलेट करती है, वैसे ही कुछ तो लोग जरूर होंगे जो इसको रेगुलेट कर रहे होंगे। हाँ, तो जब बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, तो 2003-4 में जब 3 या 4 के राउंड जब ये बिटकॉइन फर्स्ट टाइम मार्केट में आया था, इसको कौन लेके आया था? इसको लेके आया था वो एक नाम है जिसको जो उसका सूडोनेम है। सूडोनेम मतलब उसका एक्चुअल नेम नहीं है। वो उसको बोला जाता था कि ये सातोशी नाकामोटो। ओके। तो सातोशी नाकामोटो एक आदमी भी हो सकता है, एक औरत भी हो सकती है, एक आदमी औरतों का ग्रुप भी हो सकता है। तो एक सातोशी नाकामोटो करके एक था, आदमी था, औरत थी, ग्रुप था, जो भी था वो आया, उसने एक व्हाइट पेपर इशू किया कि ये ऐसे ऐसे करके ये सारा कुछ होगा। सारा उसमें ऑपरेशन का सिस्टम बताया, सारा उसने उस सिस्टम का सेटअप बनाया कि ये कैसे चलेगा। और जिस तरीके से उसने सेटअप बनाया, जो हम आने वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे, कि जो सेटअप उसने बनाया उसको भेद पाना आसान नहीं है। और ये सारा सेटअप बनाने के बाद वो जो सातोशी नाकामोटो नामक जो भी था, आदमी था, औरत थी, ग्रुप था, जो भी था, वो पिक्चर से गायब हो गया। और तब से लेके आज तक सातोशी नाकामोटो को ढूंढने की हजारों कोशिशें हो चुकी है, लेकिन सारी कोशिश फ्यूटाइल है। उनमें से किसी का रिजल्ट नहीं निकला, कोई नहीं जान पाया कि ये सातोशी नाकामोटो कौन है। अब ये सारा लोग मिलके पूरी दुनिया में, मान लीजिए 1 लाख नोड है जिसकी हमने अभी बात करी थी, वो सारे मिलके इसको चला रहे हैं। और एक सिस्टम के थ्रू चला रहे हैं जिसे हम व्हाइट पेपर बोलते हैं। तो उस सिस्टम में सब कुछ मेंशन है, उस सिस्टम के थ्रू ये सारा कुछ ऑपरेट होता है। यस सर, काफी आपने फंडामेंटल इंफॉर्मेशंस दिया है हमारे दर्शकों को, और वो कहीं ना कहीं इसका कहाँ से शुरुआत हुआ और कैसे एग्जिस्टेंस में आया, इन सवालों का जो जवाब है आपके इस जवाब से मिला है। मुझे लगता है कि हमने अभी तक मात्र एक सवाल का जवाब लिया है और करीब हम आधे घंटे होने को है। एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट है, जब आप इसको डीप थोरो स्टडी करोगे ना, तो आप ये इस रिजल्ट पे पहुंचोगे कि हम जो भी बोल रहे हैं एक शब्द पे हम एक घंटे का एपिसोड बना सकते हैं। जरूर। तो अगर हमने आधे घंटे में मान लीजिए 10,000 शब्द बोले होंगे, तो वो 10,000 शब्द पे एक घंटे का एपिसोड बन सकता है। इतना डीप ये सब्जेक्ट है। नहीं, मुझे तो लगता है सर कि ये सिर्फ ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए नहीं, बल्कि कॉमर्स ग्रेजुएशन के स्टूडेंट जो मतलब कॉमर्स फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी एक अच्छा ये मतलब एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बेसिकली
चाहे वो कॉमर्स स्टूडेंट हैं, चाहे वो आप इन्वेस्टर हो, चाहे आप वैल्यू जो है स्टोर करना चाहते हो, मतलब और ये जो जिस टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है, जिसे हम ये बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो अपने आप में एक इतना शानदार सिस्टम है। मेरा ये मानना है कि आने वाले टाइम में बहुत सारी देशों की सरकारें अपने बहुत सारे टेक्निकल काम जो आज हम कंप्यूटर के थ्रू करते हैं, हम ये एक रेवोल्यूशन मानते थे कि मैनुअल से हम कंप्यूटर में आ गए, अब कंप्यूटर से इसको ब्लॉकचेन टेक्निक पे ट्रांसफर किया जाएगा आने वाले टाइम में। ये मैं मानता हूँ, ये मेरा पूरा विश्वास है इसमें। सर, हमारे दर्शकों को मतलब समझने में और सहूलियत हो, इससे जुड़ी हुई एक सवाल आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। लोगों में कंफ्यूजन है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट, ये दोनों हमें डिफरेंस क्या है, ये बिटकॉइन क्या है, ये क्रिप्टो मार्केट क्या है। कभी कभी क्या होता है कि लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, सब कुछ होता है। तो इसमें बेसिक डिफरेंस। आपने फिर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आप एग्जैक्टली जो दर्शकों के दिमाग में जो उत्सुकता उठती है, एग्जैक्टली मैं तो लेमैन तरीके से आपसे सवाल कर रहा हूं कि मतलब ऐसे जो दर्शक जो मतलब हमारे ग्राउंड लेवल पे हैं, जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है और इसको जानना चाहते हैं, उनको सहूलियत हो, आसानी। एग्जैक्टली। तो अब हम बात करते हैं, जो आपने हमसे क्वेश्चन किया कि अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी। तो ये जितनी भी वर्चुअल करेंसीज चल रही हैं, चाहे वो आपका बिटकॉइन है, चाहे वो ईथर है, चाहे वो आपका मैटिक है, चाहे वो आपका मतलब इस तरह की बहुत सारी करेंसीज मार्केट में चल रही हैं। अगर मैं आपको रफली कैलकुलेशन बताऊं तो तकरीबन 10 से 12 हजार करेंसीज होंगी। हालांकि हम जब क्रिप्टो करेंसी सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, बिटकॉइन, जबकि ऐसा नहीं है। तो इन सब को जब हम कंसोलिडेटेड इनकी बात करते हैं तो हम इसको क्रिप्टो करेंसीज या वर्चुअल करेंसीज बोलते हैं। अब इसको हम ये जो हमने ये क्रिप्टो करेंसीज बनाया, ये पूरा एक मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसको बीच में से आधा काट दीजिए, ये आधा एक ही किंग है, वो है बिटकॉइन। हाँ जी। यानी कि पूरी मार्केट वैल्यू का क्रिप्टो करेंसी की अराउंड 45 to 47% बिटकॉइन होल्ड करता है। ओके। और बाकी जो 55% बचता है वो बाकी सारी 10-12 हजार करेंसीज जो चलती हैं वो होल्ड करती हैं। तो बिटकॉइन क्या है, अपने आप में एक ब्लॉकचेन है जिसपे बिटकॉइन नाम की करेंसी चलती है। तो वो उसकी अपनी ही ब्लॉकचेन है और वो अपने आप में ही एक करेंसी है, वो एक किंग है, उसको आप एक साइड में कर दो। अब इसके बाद और ब्लॉकचेन चलती हैं, जैसे एक इथरम ब्लॉकचेन चलती है। इथरम ब्लॉकचेन जो है ये फ्रांस का कोई है लड़का, he was only 17 year old when he first invented the इथरम ब्लॉकचेन। तो इथरम ब्लॉकचेन बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं ये भी एक पूरा चैप्टर है, लेकिन मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दूंगा, अभी आगे उसके बारे में फिर डिटेल में बात करेंगे। तो इथरम एक ब्लॉकचेन है जिसपे ईथर नाम की करेंसी चलती है, ठीक है। अब इथरम ब्लॉकचेन क्या है, इथरम ब्लॉकचेन एक बेसिकली एक वर्चुअल टाइप की मशीन है जिसपे आप अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। अब आप पूछोगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, मैं आपको एक बेसिक जानकारी दूंगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। मान लीजिए आज आप और मैं बैठे हैं, हालांकि मैं बैटिंग को सही नहीं मानता हूं, मैं उसका बिल्कुल विरोध करता हूं, वो बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन फॉर अ डिस्कशन पर्पस हम आज एक बात करते हैं कि मान लीजिए आप और मैं एक बेट करते हैं कि आज आईपीएल का मैच है भाई, आप कहते हो कि दिल्ली डेयरडेविल जीतेगी, मैं कहता हूं कि नहीं जी चेन्नई सुपर किंग्स जीतेगी। हम दोनों एक बेट लगाते हैं कि 10 रुपए हमने रख दिए और हमने एक बेट लगा दी। आपने मेरे को कहा कि अरे भाई मैं पैसे रख दूं आप लेके भाग जाओगे, मैंने कहा नहीं मैं रख दूं तो आप लेके भाग जाओगे। तो हम क्या करते हैं, हम तीसरे आदमी को पकड़ा देते हैं, है ना, और फिर मैच चलता है, मान लीजिए आप जीत जाते हो, ठीक है, हम पैसे लेने जाते हैं, पता चला वो तीसरा आदमी भाग गया तो तीसरा आदमी भाग गया। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या किया गया, उस तीसरे आदमी को सिस्टम से खत्म किया गया।
तो अब हम क्या करेंगे, उस मशीन पे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे कि भैया पुरुषोत्तम जी और दिवाकर जी एक बेट लगा रहे हैं, इस तारीख को मैच है, जो जीत जाएगा है ना उसके अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर कर देना। अब वो सारा काम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट, है ना, थर्ड पर्सन नहीं करेगा क्योंकि थर्ड पर्सन भाग जाता है। हमारे यहाँ इंडिया में भी अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि बहुत सारे इंटरमीडिएरीज ऐसे हैं जो आपका पैसा लिया और भाग गए। और कहीं ना कहीं अगर हम बात कर लें तो इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो आज इंडिया अगर डेवलपिंग नेशंस में अभी भी है तो इसके पीछे रीजन इंटरमीडिएरीज भी ही हैं, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पे जाएं तो पैसे बीच में रह जाते हैं, जमीन पर नहीं पहुंच पाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये जो सिस्टम है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, उसको इस तरह ऑपरेट किया जाएगा कि कोई भी जो आप कंडीशन रखोगे वो कंडीशन पूरी होने के बाद वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सेल्फ एग्जीक्यूट होगा और उसकी जो भी कंडीशन होगी वो पूरी कर देगा। तो ये इसको हम बोलते हैं कि ये ईथरम ब्लॉकचेन पे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलाया गया है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए एक सर्टेन थोड़ा सा अमाउंट आपको पे करना पड़ता है, जो ईथर करेंसी के थ्रू पे किया जाता है। तो ईथरम ब्लॉकचेन है, उसके बदले में उसके ऊपर जो है ईथर करेंसी चलती है। तो बिटकॉइन के बाद हमने दूसरी क्रिप्टो करेंसी सीखी ईथर जो है उसका नंबर 2 पे मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बिटकॉइन के बाद अगर कोई छोटा किंग है तो वो है ईथर। ये इस तरह ब्लॉकचेन चलती हैं। उन ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखे जाते हैं। तो अब हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो वो है स्टोरेज ऑफ वैल्यू। अब हम इथरम की बात कर रहे हैं, ब्लॉकचेन, इथरम ब्लॉकचेन की, जिसके ऊपर इथर कॉइन चलता है, वो है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह की 5-6 के करीब ब्लॉकचेन, अपना अपना स्पेसिफिकेशन है, 5-6-7 के करीब ब्लॉकचेन जो है डेवलप हो चुकी हैं। इंडिया जैसे आया है अपना, इंडिया की एक ब्लॉकचेन है, आपको सुन के बड़ी हैरानगी होगी, जो कि शायद हमारे दर्शकों को भी नहीं पता होगा। इंडिया में एक पॉलीगॉन करके स्मार्ट चेन, पॉलीगॉन करके एक ब्लॉकचेन बनाई गई है। बेंगलोर बेस्ड हमारी टीम है एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि वो पूरे विश्व में डंका बजा रही है। अरे क्या बात है। पॉलीगॉन एक पॉलीगॉन एक ब्लॉकचेन है जिसपे मैटिक नाम की करेंसी चलती है। तो उसको हम मैटिक बोलते हैं और उसका पूरे वर्ल्ड में डंका है इस टाइम, क्योंकि उस पे ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करना आसान है और एज कंपेयर टू ईथर वो ट्रांजैक्शन की कॉस्ट भी बहुत कम है। राइट। तो वो बेंगलोर बेस्ड हमारे कुछ यंग फ्रेंड्स हैं जिन्होंने तो काफी खुशी की बात है कि ऐसे करेंसी तो ये हमारे दर्शकों ने एक नई जानकारी आज एक और प्राप्त करी है कि भाई मेड इन इंडिया प्रोडक्ट भी है। तो अगर जो भाई सोच रहे होंगे कि नहीं हमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप आंख बंद करके मैटिक परचेज कर सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो वर्ल्ड में जो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन ने नाम बनाया है और मैटिक करेंसी की जो सेल परचेज शुरू हुई है, मार्केट में ट्रेडिंग हुई है, फेनोमेनल। मतलब लोग उसको बहुत ज्यादा जो है स्पेशली फॉरेनर्स उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। सर कार्यक्रम को बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हुए हम आपसे दूसरा सवाल करेंगे। अभी ये देखा जा रहा है कि लोग क्रिप्टो करेंसीज के बारे में अभी लोग बीच में एक कंफ्यूजन बरकरार है। लोग ये सोच रहे हैं कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करें तो क्यों करें, भाई क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं भाई, क्योंकि हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो नो डाउट पैसों को लेकर लोग थोड़ा सा जरूर सोचते हैं, कहीं कॉन्शियस रहते हैं, बिल्कुल, और होना भी चाहिए। एग्जैक्टली एक मतलब कहने का मतलब है कि एक जो अच्छे लोग होते हैं, जो मतलब एक जिनका पर्सपेक्टिव लंबा होता है, वो इन्वेस्ट करने से पहले सोचते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर कोई व्यक्ति अगर क्रिप्टो मार्केट में, क्रिप्टो करेंसीज में अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो व्यक्ति क्यों इन्वेस्ट करे, आखिर वो क्या चीजें हैं कि भाई उन्हें इसमें इन्वेस्ट करना ही चाहिए। तो इसको मैं आपको देखिए, अभी हमने प्रॉपर्टीज की बात करी, वैल्यू की, तो 2 प्रॉपर्टीज में ये बहुत अच्छे से खरे उतर रहा है, और तीसरी है एक्सेप्टेबिलिटी।
अडोप्शन, जिसे हम अडोप्शन भी बोलते हैं, जिस हिसाब से इसका अडोप्शन बढ़ रहा है, मेरा ये मानना है कि अगर ये इसी तरह अडोप्ट होता गया तो 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन जो टोटल होंगे किसी टाइम 2041 एक ऐसा ईयर है जिसमें लास्ट बिटकॉइन माइन होगा। तो ये 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन टोटल माइन हो जाएंगे, उस टाइम इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा वो ये पूरे प्रेडिक्शन बेसिस से बता रहे हैं कि 2041 में ऐसा माइन होगा। ये ऑलमोस्ट एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, क्योंकि हर 10 मिनट में एक बैच जो है बिटकॉइन का माइन होता है। स्टार्टिंग में जब अब हम फिर टेक्निकल्स पे आ रहे हैं, क्या इसको मेरा एक सवाल और होगा कि आखिर इसको कर कौन रहा है, ये प्रेडिक्शन जो कर रहा है, या फिर आपने जो आप बताया कि हर 10 सेकंड 10 मिनट हर 10 मिनट पे ऐसा माइन हो रहा है, तो ये रेगुलेट करने वाला कोई ना कोई तो है ना कि ये चीज कर रहा है। फिर मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको वो व्हाइट पेपर जो बनाया गया उसमें ये सारा सिस्टम को लिखा गया, और उस सिस्टम में लिखने के बाद उसको पूरे वर्ल्ड में 1 लाख नोड अगर चल रही हैं तो वो 1 लाख नोड पे उस सिस्टम पे चल रहा है। अगर आप कल को ये सोचो कि यार उसमें से अगर मान लीजिए 100 200 500 नोड बंद भी हो जाती हैं तो बाकी तो चल रही है ना, तो बिटकॉइन कहीं नहीं जाने वाला, ये चलता ही रहेगा, और जो बंद होगी हैं उसके बदले में नई भी चल पड़ेंगी। ऐसा तो टाइम तभी आएगा जो पूरी धरती खत्म होगी और पूरी 1 लाख नोड ही बंद होगी। तो अगर धरती खत्म होगी तो पैसा भी गया, प्रॉपर्टी भी गई, और भगवान ना करे ऐसा दिन आए, लेकिन उस दिन तो सारा कुछ ही गया। वापस फिर हम सवाल पे आते हैं, आप जवाब दे रहे थे कि हम आखिर क्रिप्टो करेंसी में क्यों इन्वेस्ट करें। तो मैं आपको वही बता रहा था कि वैल्यू की जो 2 खासियतें हैं, जो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो तो भरपूर है। तीसरी जो है अडेप्टेबिलिटी या अडोप्शन जिसे हम बोलते हैं, कि लोग अगर मान लीजिए आप बिटकॉइन का एक पार्ट लेके कहीं भी जाओ और सामने वाला उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा तो आप उसको डेफिनेटली रखना चाहोगे। अब हम बिटकॉइन क्यों रखें, हम बिटकॉइन क्यों खरीदें? देखिए, आपके पास ये 500 रुपए का नोट है, इसको आप फोल्ड किया और आपने इसको एक बॉक्स में डाला, जमीन में गाड़ दिया, ठीक है। अब आप 20 साल बाद आइए, उसको खोलिए, बॉक्स को निकाल लीजिए, इस 500 रुपए से क्या आप इतनी चीजें खरीद पाओगे जो 20 साल पहले खरीद पाते? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन आपकी परचेजिंग कॉस्ट को खा रही है। तो इसमें अगर आप पैसा डाल के रख देते हो, ठीक है, आप इसको अगर सेविंग अकाउंट में भी रख देते हो तो आपको 2.75% ब्याज मिलता है। लेकिन पिछले क्वार्टर का हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 11 पॉइंट समथिंग है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो पिछले 3 महीने में 11 पॉइंट समथिंग आपका इसमें से कम हुआ और 2.75 आपने इसमें कमाया। तो नेट सेट अगर हम बात करें तो 9% आपके 500 रुपए की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, है ना। अब हम बात करते हैं बिटकॉइन की, जो इन तीनों चीजों को जोड़ के हमने बनाया, ये ज्वाइन करके बिटकॉइन हमने एक ले रखा है। मान लीजिए आपने 500 रुपए के इक्वल ही बिटकॉइन ले रखा है। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे इसकी एडॉप्शन बढ़ती जा रही है, इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। इसको कितना भी छापोगे, कोई आपको सरकार को कोई रोकने वाला नहीं है ना। लेकिन बिटकॉइन क्या है, फिक्स है, 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा नहीं निकलेंगे। अब कितने भी छप जाएंगे उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, या जो लिमिटेड है उनकी वैल्यू ज्यादा होगी? आप बताइए क्या होगा? जो लिमिटेड है उनकी वैल्यू ज्यादा होगी। नेचुरल सी बात है भाई, ये तो कागज है, आप जितना छापते जाओगे। हमारी इकोनॉमी स्ट्रोंग है, हमारा देश बहुत स्ट्रोंग है, लेकिन बहुत सारी वल्नरेबल कंट्रीज हैं जिनकी, जैसे हम अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, वो सब जो है वो उनकी इकोनॉमी बहुत वीक है ना। तो वो सब के लिए तो ये जो बिटकॉइन है या जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक बून बन के आई, एक आशीर्वाद बन के आई है ये उनके लिए। वो उसमें अपनी वैल्यू को स्टोर कर पा रहे हैं, क्योंकि अपनी करेंसी में अगर वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो अल्टीमेटली कागज बन जाती है। लेकिन अगर वो बिटकॉइन में वैल्यू को स्टोर करते हैं तो वो उसको कैरी करने की सिचुएशन में आ जाते हैं। वो अपनी वैल्यू को मेंटेन कर लेते हैं और उसको इंक्रीज भी कर लेते हैं।
तो दिस इज द रीजन यू शुड इन्वेस्ट इन द क्रिप्टो करेंसीज। तो अभी आपने अफ्रीका का जो एग्जांपल दिया कि इन कंट्रीज के लिए, जिम्बाब्वे, अफ्रीका, अफगानिस्तान ऐसे कंट्रीज के लिए ये बूम साबित हो सकती है, क्योंकि वहाँ अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली। तो ऐसे नेशंस के लिए फिलहाल अगर इस वक्त में देखा जाए तो काफी संभावनाएं हैं। yes. और दूसरे तरीके से हम अगर बात करें तो उभरते हुए देश, अगर विकासशील देशों की बात कर ले, इंडिया में भी क्रिप्टो मार्केट और क्रिप्टो करेंसीज, इन सारी चीजों को लेकर काफी अवेयरनेस देखा जा सकता है। लोग इसके प्रति सोचना शुरू कर दिए हैं और बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर नया जॉब स्टार्ट किए हैं, उनके पास एक ऑप्शन है कि हम, जो एक दौर चल रहा पड़ा था कि हम शेयर मार्केट्स में ही इन्वेस्ट करें, हमारे पास एक ही ऑप्शन है। तो कहीं ना कहीं एक बिटकॉइन है, लोगों को एक नया तरीका सिखाया है कि आप देखो इधर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इधर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा आप उसमें ग्रो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसकी सप्लाई लिमिटेड है, क्योंकि आपको पता है ये डिविजिबल है, क्योंकि आपको ये पता है कि ओवर द पीरियड ये एक्सेप्टेबल भी होता जा रहा है, क्योंकि तो इसकी हमने डॉलर को तो एक्सेप्ट कर लिया वर्ल्ड वाइड लेवल पे, उसको वर्ल्ड करेंसी हमने बना दिया। तो ऐसा दौर भी आएगा कि हमें हो ना हो, हमें बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना ही पड़े एज अ वर्ल्ड करेंसी। अगर हम ना भी चाहें उसके बावजूद हमें करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो ये टाइम आने वाला है, आ सकता है, आने वाला है। मेरी प्रेडिक्शन ये कहती है कि ये टाइम आएगा। तो संदेश साफ है कि दर्शक जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि एक ऐसा दौर जरूर आएगा कि जिस समय में, जिस प्रकार से हम आज करेंसीज या नोट्स को हम दुकान में जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमें ये सामान दे दो, तो वो देते हैं। तो वैसा दौर बहुत ही करीब है जहां हम दुकान पर जाएंगे, मॉल्स में जाएंगे और बिटकॉइंस देकर उनसे हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे होंगे। तो आप तैयार हो जाइए बिटकॉइन में, या फिर हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आज के कार्यक्रम में बस हम इतना ही बात करते हैं। और आपने दिवाकर जी जिस प्रकार से हमारे दर्शकों को बताया, जिस तरीके से सवालों का जवाब दिया, मैं बहुत ही क्लियर हूं कि हमारे दर्शक बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को समझ पाए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपसे और हमारी पूरी टीम से कई सवाल होने वाले हैं। और अगर आपके पास कोई सवाल हो और उसका आप जवाब चाहते हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप हमारे साथ जुड़कर उन सवालों का जवाब ले सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर आप अपने इस क्रिप्टो मार्केट का जो कंसेप्ट है इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए, और दर्शकों को भी धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।